हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस देखने के पहले हमें कुछ मैकेनिज्म देखना होगा जिस पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस्ड होता है, जिसमें SN1, SN2, E1 और E2 ये चार मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले SN1, SN2, E1, E2 देखेंगे, इसके बाद कुछ और मैकेनिज्म देखेंगे। हालांकि हमने कुछ हद तक SN1, SN2, E1, E2 को पहले एक्सप्लेन किया है। वीडियो नंबर 63 एल्केन 5 करके एक वीडियो होगा हमारे चैनल पे, जिसमें SN1, SN2, E1, E2 डिस्कस किया गया होगा, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। मतलब जितना तुम्हें पढ़ना उसका 80% उसमें मिल जाएगा। 20% जो बचा है उसको हम अभी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर देखने के पहले तुम्हें लेक्चर नंबर 63 एल्केन 5 SN1, SN2, E1, E2 इस लेक्चर को जरूर देख लेना चाहिए। उसे देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखोगे, ठीक है। अगर तुमने पहले से उस लेक्चर को देख रखा है तो फिर से देखने का जरूरत नहीं है, और उतना याद होगा जितना का जरूरत है। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि तुम भूल चुके हो तो एक बार फिर से उस लेक्चर को देख लो। उस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में हमने SN1, SN2, E1, E2 चारों बताया था, बट अब SN1 के लिए अलग लेक्चर होगा, SN2 के लिए अलग, E1 के लिए अलग, E2 के लिए अलग, क्योंकि अब हम कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर चीजें रिपीट होगा, कुछ चीजें नया आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। और तुम लोग घर से तो निकलते नहीं होगे आजकल? नहीं निकलना भाई, बहुत दिक्कत है, घर में ही रहो। देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी SN1 के बारे में। हमने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी में। अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, कोई अल्काइल हैलाइड है, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल देते हैं, यहां से X माइनस निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ गया और लिविंग ग्रुप, इनफैक्ट हमने पहले बताया था, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इससे जो ग्रुप निकलता है बाहर उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। चलो फिर से हम बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। और ये तो प्रोडक्ट हुआ। इस दोनों को कलेक्टिवली रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, इसके इस पोर्शन को लिविंग ग्रुप बोलेंगे, और ये प्रोडक्ट हुआ। ये ओवरऑल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि सबस्ट्रेट से कुछ निकला है और उसके जगह पे कुछ आया है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। बट सब्स्टिट्यूशन में कब हम SN1 बोलेंगे? SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब यूनिमोलेकुलर। तो किस केस में यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे वो हम देख रहे हैं। हालांकि ये जो रिएक्शन हुआ है
ये SN1 पाथ से भी हो सकता है, SN2 पाथ से भी हो सकता है, लेकिन SN2 कब बोलेंगे और SN1 कब बोलेंगे वो हम देखेंगे। SN1 हम तब बोलेंगे जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी जैसे हम लिखने वाले हैं उस तरह से हो। फिर से हम बोल रहे हैं, इस लेक्चर को देखने के पहले लेक्चर नंबर 63 एल्केन 5 SN1 SN2 E1 E2 को जरूर देख लें, अदरवाइज इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बेसिक्स हमने वहीं पे बताया है। अब जरा गौर करो किस तरह का मैकेनिज्म होगा, तो हम बोलेंगे SN1 जो सबस्ट्रेट है, इससे जो ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप कोई भी हैलोजन हो सकता है, जनरली फ्लोरीन नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है। हैलोजन के अलावा भी कई सारा ग्रुप्स हो सकता है जो हम आगे लिविंग ग्रुप वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अभी ये समझो कि ये हैलोजन ही है लिविंग ग्रुप, ये अपने आप निकल जाएगा। अपने आप निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये X माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन पे अटैक होगा, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। जो भी न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा कार्बोकेटायन पे। अब ये चूंकि कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन का ये सेक्शन प्लेनर है, तो प्लेनर होने के वजह से न्यूक्लियोफाइल टॉप से भी अटैक कर सकता है, मतलब फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, और दोनों से अटैक करने का पॉसिबिलिटी 50-50% होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अटैक किया यहां पे और ये बन गया, जो भी प्रोडक्ट बनना था बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप में हुआ है, स्टेप 1 और इसको बोलेंगे स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में कौन है जो स्लो है, स्टेप 1 जो है स्लो है। क्यों है ये स्लो स्टेप, क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनायन, ये सब अनस्टेबल, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो एक स्टेबल से अनस्टेबल चीज बन रहा है, इसलिए ये स्टेप स्लो होगा। अनस्टेबल से स्टेबल चीज बन रहा है, इसलिए ये स्टेप फास्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है और जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। अब तुम जानते हो किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल रेट जो होता है, मतलब इस रिएक्शन का रेट, इसका जो मैकेनिज्म है इसके उस स्टेप पे डिपेंड करता है जो स्लो स्टेप होता है। मतलब ये स्टेप जिस स्पीड से होगा, जिस रेट से ये स्टेप होगा, वही ओवरऑल इस रिएक्शन का रेट होगा, वही ओवरऑल इस रिएक्शन का रेट होगा। मतलब ROR जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में कौन इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है केवल, मतलब सबस्ट्रेट पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बस, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं K टाइम सबस्ट्रेट, जहां K होता है रेट कांस्टेंट, K होता है रेट कांस्टेंट, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी।
जो K होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएजेंट्स। नेचर ऑफ रिएजेंट्स मतलब सबस्ट्रेट कैसा है, के सोलवेंट पर भी डिपेंड करता है। के क्या चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सबस्ट्रेट एंड सोलवेंट। मतलब के चेंज करेगा टेम्परेचर चेंज करने पे, सबस्ट्रेट बदलने पे, मतलब 1 डिग्री सबस्ट्रेट रहेगा तो के का वैल्यू कुछ और होगा, 2 डिग्री सबस्ट्रेट रहेगा तो के का वैल्यू कुछ और होगा, 3 डिग्री सबस्ट्रेट रहेगा तो के का वैल्यू कुछ और होगा। और सोलवेंट भी अगर बदलते हो, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो के का वैल्यू कुछ और होगा, कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो के का वैल्यू कुछ और होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें किस पे आएगा? के पे आएगा। सोलवेंट बदलने पे भी रेट बदलेगा, सोलवेंट का इफेक्ट किस पे आएगा? के पे आएगा। और सबस्ट्रेट को बदलोगे तब तो रेट बदलेगा ही, तो ये तो इसके कारण। अच्छा, सबस्ट्रेट दो अलग अलग सबस्ट्रेट हम लेते हैं बट कंसंट्रेशन दोनों में एक ही लेते हैं, तो बताओ कंसंट्रेशन वाला टर्म्स तो एक ही हो जाएगा, तो रेट किसके कारण बदलेगा? सबस्ट्रेट के नेचर के कारण। सबस्ट्रेट बदले हो तो अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा। तो सबस्ट्रेट बदलोगे तब भी के बदलेगा, टेम्परेचर बदलोगे तब भी के बदलेगा, और सॉल्वेंट बदलोगे तब भी के बदलेगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन चीजों पे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट के नेचर पे, टेम्परेचर पे एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर देखने से तो लगता है बच्चे इतना से ही खुश हो जाते हैं, अच्छा सबस्ट्रेट पे केवल डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे SN1। हाँ, ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, बट इसको भी जानना जरूरी है। अब देखो, हमने वीडियो नंबर 63 में बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के का वैल्यू बढ़ता है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और अगर के बढ़ेगा तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, के बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ठीक है, अब सोलवेंट का इफेक्ट क्या होगा? कौन सा सॉल्वेंट में रेट ज्यादा, कौन सा सॉल्वेंट में रेट कम, ये हम आगे देखेंगे आज ही के लेक्चर में। सबस्ट्रेट का इफेक्ट क्या होगा? कौन सा सबस्ट्रेट में रेट ज्यादा, कौन सा सबस्ट्रेट में रेट कम, ये भी आगे देखेंगे आज ही के लेक्चर में। हालांकि पहले भी हमने लेक्चर नंबर 63 में देखा है ये। अब जरा गौर करना, आरडीएस, स्लो स्टेप को आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस में कितना मोलेकुल इन्वॉल्व है? आरडीएस में एक सिंगल मोलेकुल इन्वॉल्व है, इसलिए इस स्टेप का मोलेकुलरिटी क्या होगा? देखो, एक्चुअली किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन को उसके एलिमेंट्री स्टेप में ब्रेक करके लिख देना ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो अगर बोला जाए कि हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उस मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है। एलिमेंट्री स्टेप मतलब होता है कि इससे इसमें सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होगा, इससे इसमें कन्वर्ट होने में और कोई स्टेप नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो
किसी भी एलिमेंट्री स्टेप का मोलेकुलरिटी होता है उस एलिमेंट्री स्टेप में कितना मोलेकुल इन्वॉल्व है। तो इस स्टेप का मोलेकुलरिटी 1 है, क्योंकि इस स्टेप में एक सिंगल मोलेकुल इन्वॉल्व है, यहीं से ये बन रहा है बस। बट अगर कोई पूछे इस स्टेप का मोलेकुलरिटी क्या है, तो इस स्टेप का मोलेकुलरिटी 2 होगा, क्योंकि इस स्टेप में 2 मोलेकुल इन्वॉल्व है, ये इससे टकरा रहा है तब ये बन रहा है। इस स्टेप का मोलेकुलरिटी 2, जबकि इस स्टेप का मोलेकुलरिटी 1। बट अगर किसी रिएक्शन का मोलेकुलरिटी के बारे में बोला जाए, इसका मतलब ये होता है, रिएक्शंस में तो कई स्टेप्स हो सकता है, तो किस स्टेप के मोलेकुलरिटी के बारे में बात करेंगे। किसी रिएक्शन के मोलेकुलरिटी के बारे में बोला जाए, इसका मतलब ये है, अब वो रिएक्शंस एक स्टेप में अगर हुआ तब तो उसी का मोलेकुलरिटी बताया जाएगा। बट अगर रिएक्शन वो मल्टी स्टेप में हुआ तो उसका आरडीएस का जो मोलेकुलरिटी होता है उसी को बोलते हैं उस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी। मतलब इस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी इसके आरडीएस का जो मोलेकुलरिटी है उसको बोलेंगे। तो इसका आरडीएस कौन है, ये है, और इस स्टेप का मोलेकुलरिटी क्या है, 1 है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मोलेकुलरिटी 1 वाला रिएक्शन। चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल निकला है, न्यूक्लियोफाइल आया है, इनफैक्ट ये जो लिविंग ग्रुप निकला है वो भी तो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल ही है। तो न्यूक्लियोफाइल निकला है, न्यूक्लियोफाइल आया है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और चूंकि ये रिएक्शन यूनिमोलेकुलर है, मतलब इस रिएक्शन का जो आरडीएस है मोलेकुलरिटी 1 है उसका, इसलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 फॉर यूनिमोलेकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। मतलब रिएक्शन अगर इस तरह से हो तब हम बोलेंगे रिएक्शन SN1 पाथ से जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ जरूर है, यूनिमोलेकुलर फैशन में हुआ है। अब देखो, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो क्या होगा उसको समझते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं, इधर लिखते हैं एनर्जी, और इधर लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट जरा समझना, रिएक्टेंट कौन है, ये प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है ये, और न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट कौन है ये। कितना, अच्छा इस रिएक्शन में कितना स्टेप है, 2 स्टेप है। कितना इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ के बीच में जो भी बना है वो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट कितना है, हर स्टेप के करस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। इस स्टेप के करस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेप के करस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, या इस तरह का आएगा, या एक और टाइप हो सकता है। देखो थोड़ा सा करेक्शन करने दो मेरे को। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, ये है रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। मतलब
ये इंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ? प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम। मतलब ये क्या हुआ? एनर्जी देना पड़ा इस रिएक्शन को कराने के लिए, तभी तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा हुआ है। मतलब ये इंडोथर्मिक है। इस दोनों का बीच का जो गैप होगा ना, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच। और ये जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा यहां पे, वो आएगा पॉजिटिव। यहां जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? इंडोथर्मिक है। ऐसे भी सोच सकते हो, प्रोडक्ट्स का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी। तो प्रोडक्ट ऊपर है, मतलब प्रोडक्ट का इंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट नीचे है, रिएक्टेंट का इंथैल्पी कम। तो ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव आएगा, मतलब इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेगा। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट नीचे रहेगा, रिएक्टेंट ऊपर रहेगा, जो कि यहां पे हमने दिखाया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। यहां पे ये है डेल्टा एच, और डेल्टा एच यहां पे क्या होगा? यहां पे था डेल्टा एच पॉजिटिव, बट यहां होगा डेल्टा एच निगेटिव, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का देखो ना, ये एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखें तो हम क्या लिखते हैं? एच फॉर प्रोडक्ट माइनस एच फॉर रिएक्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में तो यही पढ़े हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट का इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, प्रोडक्ट का इंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज्यादा है, कम माइनस ज्यादा निगेटिव आएगा। ये क्या आएगा? लेस देन 0। ठीक है। तो अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो इस तरह का ग्राफ आएगा एनर्जी प्रोफाइल, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल आएगा, डिपेंडिंग ऑन ये रिएक्शन एक्सो है या इंडो है। SN1 मैकेनिज्म से जाने वाला रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, इंडो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है। अब जरा देखो, इस स्टेप की बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ 2 स्टेप में हुआ है। इससे ये बना है, ये रिएक्टेंट हुआ और ये इंटरमीडिएट हुआ, रिएक्टेंट हुआ, ये इंटरमीडिएट हुआ, और फिर इंटरमीडिएट से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। इंटरमीडिएट से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। मतलब ये है रिएक्टेंट R, ये है I इंटरमीडिएट, और ये है P प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इससे ये कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट 2 यहां पे होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये ग्राफ होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसमें ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। अब मेरे को बताओ, इससे तो साफ क्लियर है कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ग्राफ देखो तो ग्राफ में भी ओवरऑल रिएक्शन का रेट इस स्टेप पे डिपेंड करेगा। क्यों इस स्टेप पे डिपेंड करेगा? क्योंकि इस स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज्यादा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है।
ये है एक्टिवेशन एनर्जी स्लोएस्ट स्टेप का। तो इस स्टेप को होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, जबकि इस स्टेप को होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। तो ये स्टेप अगर हो जाता है तो ये तो पक्का हो जाएगा, है ना। तो इस पूरे रिएक्शन का रेट इसी एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और इस पूरे रिएक्शन का रेट इस एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसमें और क्या बताना है। हाँ, चलो फटाफट इसको कॉपी करो, तब कुछ और डिस्कस करते हैं हम। जरा गौर करना, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन हुआ। रिएक्टेंट के जगह पे हम किसको लिखेंगे। रिएक्टेंट के जगह पे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे। इंटरमीडिएट के जगह पे किसको लिखेंगे। इंटरमीडिएट के जगह पे, इंटरमीडिएट के जगह पे ये कार्बोकेटाइन। एंड प्रोडक्ट के जगह पे किसको लिखेंगे, इसको। प्रोडक्ट के जगह पे लिखेंगे हम इसको। अब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने के दरमियान ट्रांजिशन स्टेट कौन बना है। एक्चुअली TS1 अब लिखते हैं। TS1 क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और टूटते टूटते फाइनली ये हो गया होगा। तो इससे ये फाइनली टूट के ये बना, और ये बिना टूटे था, तो बीच का क्या स्टेप होगा। ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, माइनस डेल्टा और यहां पे प्लस डेल्टा, क्योंकि ये फाइनली -x -1 के निकल गया है, और यहां फाइनली कंप्लीट पॉजिटिव आया है। तो ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, और ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट। तो इस बीच का ट्रांजिशन स्टेट कौन होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके साथ जुड़ रहा होगा, मतलब TS2 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज था, जुड़ जाने के बाद सारा निगेटिव चार्ज खत्म हो गया है, थोड़ा जुड़ा है इसलिए पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, जब नहीं जुड़ा था तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था, जुड़ गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पार्शियली जुड़ा है इसलिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहां पे बचा रहेगा। ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। जरा गौर करना, इसी ग्राफ को नहीं फिर से हम नहीं लिखते हैं, इसी में हम सोचते हैं। जो अभी हम स्टेप लिखे थे उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं हम, क्योंकि उसका जरूरत है। ये था, इसके बाद ये कार्बोकेटाइन बना था, और इसके बाद प्रोडक्ट बन गया था न्यूक्लियोफाइल अटैक करके, यही था। अब जरा मेरे को बताओ, ये इंटरमीडिएट बना है, अगर ये CH3 Br के जगह पे
CH3 CH3 Br रहे, इस सबस्ट्रेट के जगह पे ये सबस्ट्रेट रहे, या समझ लो कि ये दो सबस्ट्रेट है और इस दोनों का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन है, सेम ही न्यूक्लियोफाइल है, सेम ही सॉल्वेंट है। SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों का एनर्जी प्रोफाइल कॉमन एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस लेके बनाना है। देखो क्या होगा, इधर हटा रहा है, देखो एक ग्राफ ये आएगा और दूसरा ग्राफ इस तरह का आएगा। तुम्हें बताना है, इसको अगर हम A बोलते हैं और इसको बोलते हैं B, तो कौन है सबस्ट्रेट A का ग्राफ और कौन है सबस्ट्रेट B का ग्राफ? ये जो ग्राफ है, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम किसका होगा? जिसका ट्रांजिशन स्टेट, देखो ध्यान देना, या एक काम करो, इसको देखो, इस दोनों पॉइंट को देखो, थोड़ा सा इसको फिर से हम करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत था। हाँ देखो, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ए का इंटरमीडिएट, ए का जो इंटरमीडिएट होगा वो ये बनेगा। बी का इंटरमीडिएट कौन होगा? बी का जो इंटरमीडिएट होगा वो ये बनेगा। इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा होने का मतलब एनर्जी किसका ज्यादा हुआ? ज्यादा स्टेबल है ये, तो इसका एनर्जी कम हुआ, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा हुआ, तो एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। अब मेरे को बताओ, ये ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है कि नीचे वाला ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है? ऊपर वाला ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है। मतलब एनर्जी इसका ज्यादा ना, हाँ, तो बी का जो इंटरमीडिएट होगा उसका एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा बी के करस्पॉन्डिंग होगा और ये जो पॉइंट होगा ए के करस्पॉन्डिंग होगा। इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ इसके लिए है, सॉरी, ऊपर वाला ग्राफ इसके लिए है और नीचे वाला ग्राफ इसके लिए है ना? अब जरा देखो, एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही छोटा सा। अगर 3 सबस्ट्रेट है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर सेम है, तीनों का SN1 के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाया गया है, 3 एनर्जी प्रोफाइल आया है,
एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है। बताओ, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कौन सा एनर्जी प्रोफाइल 3 डिग्री के लिए होगा, कौन 2 डिग्री के लिए, कौन 1 डिग्री के लिए? 3 डिग्री का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री का इंटरमीडिएट सबसे नीचे आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये है 3 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, ये जो मिडिल वाला ग्राफ है ये है 2 डिग्री के करस्पॉन्डिंग और ये जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है ये है 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इस तीनों में किसका होगा? 1 डिग्री वाले का। देखो सबसे ज्यादा यहां से लेके ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है ना, वहां से लेके ये पिक तक, ये 1 डिग्री का एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेके इस पिक तक, 2 डिग्री का एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेके इस पिक तक, 3 डिग्री का एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इस तीनों में SN1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसका है, देन इसका है, देन इसका है। समझ आया? ये सब कुछ हम कर रहे हैं SN1 के लिए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा SN1 के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 2 डिग्री और देन सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा 3 डिग्री का। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका एनर्जी प्रोफाइल वगैरह सोचते हैं। देखो, ये जो हम एनर्जी प्रोफाइल बनाए हैं ये SN1 के केस में बनेगा, बट जरूरी नहीं कि जब भी SN1 होगा तो इसी तरह का एनर्जी प्रोफाइल बनेगा, इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। लेकिन एक चीज पक्का होगा कि उसका RDS का मोलिकुलरिटी 1 होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हटा रहे हैं इसको। हाँ, एक और चीज गौर करोगे, हमने मिटा दिया कि जितना भी इंटरमीडिएट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट का नंबर उससे एक ज्यादा होगा। कैसे, वो चलो बता ही देते हैं। एक मिनट, मेरे को चेक कर लेने दो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। चलो, अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल बना दें, एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताओ, ये एनर्जी प्रोफाइल है। ऑफ कोर्स ये SN1 का एनर्जी प्रोफाइल नहीं है, ये कोई भी एनर्जी प्रोफाइल है। आगे देखेंगे SN2 में इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल बनेगा। तो ये होगा रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट। इसमें तो इंटरमीडिएट बना ही नहीं। ये जो पीक रहता है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट का होता है पीक। मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना 1, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना 0। SN1 का ये एनर्जी प्रोफाइल नहीं है, एक ऐसे एनर्जी प्रोफाइल है, समझाने के लिए हमने यूज किया है। ऐसा भी एनर्जी प्रोफाइल हो सकता है, SN1 का जनरली ऐसा देखने को मिलता है। इसमें बताओ, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट,
ये हुआ इंटरमीडिएट, नीचे वाला पॉइंट इंटरमीडिएट होता है, और ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना 2, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना 1। अगर एनर्जी प्रोफाइल ऐसा कुछ रहे, ऐसा भी रह सकता है, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, और ये दोनों इंटरमीडिएट। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना 3, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना 1 2। अगर एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा रहे, बताओ, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, ये 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 इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना 1 2 3 4, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना 1 2 3। अब तुम बताओ, क्या हम एक जनरलाइज टर्म लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1। जितना भी ट्रांजिशन स्टेट होगा उससे एक कम इंटरमीडिएट होगा, है ना। चलो सब में देखो ना, इसमें ट्रांजिशन स्टेट एक में से घटा दो 1 को, 0 इंटरमीडिएट। इसमें ट्रांजिशन स्टेट 2 में से 1 को घटा दो 1 इंटरमीडिएट। इसमें ट्रांजिशन स्टेट 3, इंटरमीडिएट का वैल्यू 2। इसमें ट्रांजिशन स्टेट 4, इंटरमीडिएट का वैल्यू 3। ठीक है, तो जितना भी ट्रांजिशन स्टेट होगा उससे एक कम इंटरमीडिएट होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना है अल्कोहल एंड HBr, और हमको बता दिया गया है कि ये SN1 फैशन से हुआ है, और बोला गया है ड्रॉ मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करो। क्या होगा मैकेनिज्म? देखो, मैकेनिज्म सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होगा, इससे लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप जब बाहर निकला, कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पे? वाटर। एक चीज गौर करना, जब भी SN1 होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरली सोलवेंट ही होता है। जो सोलवेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देता है। ऐसा क्यों होता आगे हम देखेंगे, अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये जो लोन पेयर है ये अटैक किया यहां पे, देखो क्या बना, ये बना।
इसके बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहां से H+ रिलीज हो जाएगा। क्या बन गया? इससे ये इतने स्टेप्स में बना। यहां पे Br- निकला था, यहां पे H+ निकला, दोनों मिलके यहां पे HBr हो जाएगा, है ना। उसको दिखाओ या ना दिखाओ, ये HBr, यहां Br- निकला, यहां H+ निकला। इसको तुम HBr ना लिख के H+ एंड Br- लिख सकते थे, और वहीं लिखना भी चाहिए क्योंकि वाटर में H+ और Br- के फॉर्म में ही रहेगा, तो फिर ये हो ही गया Br- और H+। अब जरा गौर करो, तुमको लगता था कि जब SN1 मैकेनिज्म होगा तो 2 स्टेप में होगा, बट यहां मैकेनिज्म SN1 ही है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो RDS है, RDS तो यही है, क्योंकि इसी में अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। ऐसा इंटरमीडिएट देखो, चलो रुक जाओ, इस पे हम बाद में आते हैं। हम पहले, हाँ, इसमें RDS कौन होगा? वो स्टेप RDS होगा जो स्लोएस्ट होगा। स्लोएस्ट कौन होगा? जिसका प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होगा। इसका प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल हुआ है, तो ये स्लोएस्ट होगा। ऐसे अनस्टेबल तो ये भी है, बट इसमें कम से कम सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसमें तो इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं। ठीक है, तो इस स्टेप पे ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। इस स्टेप का मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है, क्योंकि इसमें एक ही मोलिकुल इन्वॉल्व है, तो ये रिएक्शन SN1 ही हुआ, क्योंकि यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। यूनिमोलेकुलर क्यों? क्योंकि इसका RDS का मोलिकुलरिटी 1 और ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। Br- निकला है, न्यूक्लियोफाइल निकला है, और OH- आया है, न्यूक्लियोफाइल आया है, तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो ये भी रिएक्शन SN1 ही है, लेकिन यहां पे स्टेप कितना है? 1 2 3। तो ये जरूरी नहीं कि SN1 रिएक्शन में 2 ही स्टेप हो। SN1 रिएक्शन में 2 से ज्यादा स्टेप भी हो सकता है, बट 2 से कम नहीं होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। बच्चों लोगों को लगता है कि नहीं, 2 ही स्टेप बुक्स में दिखाया रहता है, 2 स्टेप जनरली, तो 2 ही स्टेप होता है। जरूरी नहीं, 2 से ज्यादा स्टेप भी हो सकता है। यहां भी SN1 है, बट 2 से ज्यादा स्टेप में हुआ है। यहां पे अगर हम तुमसे पूछें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, तो कितना होगा इंटरमीडिएट? ये तो रिएक्टेंट ही है और ये तो प्रोडक्ट ही है, तो इसके बीच में जो कुछ भी बना होगा, ये बना है, ये बना है, कितना इंटरमीडिएट? 2 इंटरमीडिएट। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें यह बॉन्ड टूट रहा होगा, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें ये बॉन्ड टूट रहा होगा। कितना ट्रांजिशन स्टेट? 3। अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस नेचर का आना चाहिए। 1 2 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट, है ना, इस नेचर का आना चाहिए। और ये ऊपर रहेगा कि ये नीचे रहेगा, ये तो ये ऊपर रहेगा या ये ऊपर रहेगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। हम चूंकि जानते हैं कि CBr बॉन्ड कमजोर होता है और OH बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट नीचे रहेगा और रिएक्टेंट ऊपर रहेगा, तो ये ठीक है यहां पे। बट क्या ये सब कुछ भी ठीक है? जरा ध्यान देना, ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है? ये है ये वाला ट्रांजिशन स्टेट, और ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है? ये कौन सा इंटरमीडिएट है? ये वाला इंटरमीडिएट। और ये कौन सा इंटरमीडिएट है? ये वाला इंटरमीडिएट। ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है?
ये तो कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको नीचे होना चाहिए था, इसको नीचे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हम इसको नीचे दिखाएं, इसको ऊपर दिखाएं, जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऊपर ऐसे होना चाहिए। ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, तो इसको होना चाहिए था ऊपर और इसको होना चाहिए था नीचे। ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ। ठीक है, अब जरा और भी चीजें देखना पड़ेगा। जो ये कौन है, नाम देते हैं इसको I1 और इसको I2। तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अब और ये हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ प्रोडक्ट। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये सही ऑर्डर में है। सही ऑर्डर मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल या ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना। मतलब इस दोनों के बीच का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल कि इस दोनों का बीच का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, या इस दोनों का बीच का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। हमने दिखाया है तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस दोनों का बीच का ट्रांजिशन स्टेट, देन इस दोनों के बीच का ट्रांजिशन स्टेट, देन इस दोनों का बीच का ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इस दोनों के बीच का है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इस दोनों के बीच का है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इस दोनों का बीच का है। एक्चुअली इसको समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा, हैमंड पोस्टुलेट, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो इस पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बट इतना जरूर समझो कि कौन सा इंटरमीडिएट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ट्रांजिशन स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट का ऊपर होना प्रोडक्ट के नीचे होने का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, रिएक्शंस देख के एनर्जी प्रोफाइल मैच कराना हो, 4 ऑप्शन में 4 एनर्जी प्रोफाइल बना दिया हो, पूछा हो कि इस मैकेनिज्म के करस्पॉन्डिंग कौन एनर्जी प्रोफाइल है, तो वो बताया जा सके। ठीक है, ऐसे जनरली जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है जनरली। ये इस पे डिटेल जब हैमंड पोस्टुलेट पढ़ाते तभी ज़्यादा बढ़िया से क्लियर होता। लेकिन ये समझना जो इंटरमीडिएट, जैसे ये इंटरमीडिएट इस ट्रांजिशन स्टेट के करीब है, देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना इसका प्रॉपर्टी किससे मिले जुलेगा, इससे मिलेगा और इससे मिलेगा। बट ये प्रोडक्ट तो इससे काफ़ी दूर है ना, ये ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका प्रॉपर्टी इससे मिलता जुलता होगा। और इस ट्रांजिशन स्टेट का प्रॉपर्टी इससे मिलता जुलता होगा, इससे भी मिलेगा बट ये दूर में है और ये नज़दीक में है तो इससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये चूंकि कम स्टेबल है इससे, इसलिए ये भी कम स्टेबल होगा इससे, इसलिए ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, अब इस दोनों को अगर कंपेयर करो, इस दोनों को, तो जरा देखो ये मिलता जुलता होगा I1 से, R दूर में है, ये मिलता जुलता होगा I1 से, I2 दूर में है, तो ये दोनों मिलता जुलता होगा I1 से ही। ठीक है, तो I1 से ये दोनों मिलता जुलता होगा। अब कैसे बताओगे कि जब दोनों I1 से ही मिलता जुलता होगा तो ये नीचे और ये ऊपर क्यों? क्योंकि सिंपल है। अब इसको तुमको यहां से देखना पड़ेगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इस स्टेप में हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना, यही RDS था, तो ये तो सबसे ऊपर होगा ही, है ना। इसको तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए क्योंकि यही स्टेप RDS है, इसी में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसी के एक्टिवेशन एनर्जी पे पूरे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिंक कर सकते हो। हालांकि हैमंड पोस्टुलेट तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत जितना अभी हम बताए इतना समझ में आता है तो क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था एनर्जी प्रोफाइल SN1 का।
इसके बाद हम बढ़ते हैं SN1 के लिए कैसा सबस्ट्रेट चाहिए, SN1 के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, SN1 के लिए कैसा सोलवेंट चाहिए, इस पे हम फोकस करेंगे। टाइम देख लेते हैं कितना देर हुआ है, 55 मिनट हुआ है। तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं स्टॉप और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कौन सा सबस्ट्रेट SN1 के लिए चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट SN1 के लिए चाहिए, कौन सा लिविंग ग्रुप SN1 के लिए चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।